अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरतुल मुंतहा और आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज़ फ्रॉम चैप्टर 4। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है और उसका आज हमने मेन टॉपिक स्टार्ट करना है सेल ऑर्गेनेलीज़ का। आपने सेल ऑर्गेनेलीज़ के जो लेक्चर हैं बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनने हैं, बिकॉज सेल ऑर्गेनेलीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज़ होती क्या है। जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, वो जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, ये बेसिकली फाउंड होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये नहीं होती। क्यों नहीं प्रेजेंट होती, इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता तो उनके पास प्रॉपर ऑर्गेनेलीज़ भी प्रेजेंट नहीं होती। उनके ऑर्गेनेलीज़, उनका जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का, वो क्या होता है? सिंपल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो उनके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। सो जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेल ऑर्गेनेलीज़ होती हैं उनकी टाइप्स होती हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं वो डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं, और थर्ड होती है नॉन मेम्ब्रेनस। मीन टू से दैट डबल मेम्ब्रेनस से क्या मुराद है? ऐसी ऑर्गेनेलीज़ जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस। कुछ ऑर्गेनेलीज़ होती हैं जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं। फिर कुछ ऑर्गेनेलीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब कि इनकी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब ऑलमोस्ट जो होते हैं इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर टोटल 9 ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनको हम टाइम टू टाइम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके इंशाल्लाह। ये जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, हर एक ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। मीन टू से दैट कि एक ऑर्गेनेली सिर्फ अपना ही फंक्शन परफॉर्म करेगी, कोई ऑर्गेनेली किसी दूसरे का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ठीक, सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है वो हमारे पास है न्यूक्लियस। लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है ये एक तो फाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के हवाले से। तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है प्रेजेंट। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रेजेंट? क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास अपना एक प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब सवाल ये होता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जब उनके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो जो उनका जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक्स बनाना है, वो किस तरह से परफॉर्म होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है उसका काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, या जीन्स वगैरह बनाना, जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन कैरी करना। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सो साइटोप्लाज्म जो इसका डीएनए होता है, न्यूक्लियस का आरएनए, ये सब कुछ क्या होता है? ये सारा प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर ऑर्गेनेलीज़ भी नहीं रखते और इनके अंदर जो प्रॉपर न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना प्रॉपर न्यूक्लियस रखते हैं, ड्यू टू जो न्यूक्लियर है, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड उनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि न्यूक्लियस क्या था, कहाँ से डिराइव हुआ था। अगर हम एक फ्रूट को देखें, ठीक, अगर हम फ्रूट को देखें तो फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड होते हैं। ठीक, वो जो सीड होता है बेसिकली वो मेजर पोर्शन होता है उस सीड का। क्यों? क्योंकि फ्रूट तो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना। फ्रूट किससे बना? वो सीड से मिलकर बना था ना। सीड ने फर्दर ग्रो किया था, तब वो फ्रूट बना था। जो इनके जो सेंट्रल पार्ट प्ले करता है फ्रूट के अंदर, फ्रूट की डेवलपमेंट के अंदर, वो सीड था। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ था जिसका मतलब था सीड। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा होता है सेल के अंदर। क्योंकि जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, माइटोसिस मेयोसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, देन साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं होता। न्यूक्लियस जो होता है वो मेजर इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है अपना सेल ऑर्गेनेलीज़ के अंदर। ठीक, अब जो सेल होता है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? सेल का फंक्शन होता है कि इसने जेनेटिक मेकअप बनाना होता है। ठीक, ये अपना जेनेटिक मेकअप बनाता है, जीन्स बनाता है, इनहेरिटेंस होता है, मतलब जीन्स बनाता है तो वो क्या करता है, उसको जीन्स को आगे फर्दर जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है। जो हमारी जो इनहेरिटेंस होती है उसको कैरी करता है। ठीक, हमारे एंसेक्टर से जो हमारी फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो सारे किसकी वजह से होते हैं? थ्रू जीन्स होते हैं, जेनेटिक्स की वजह से होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस की स्पेस क्या होती है।
कि न्यूक्लियस है उसकी प्लेस क्या होती है, न्यूक्लियस की प्लेस इन सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और सेकंड होता है प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल्स के अंदर देखते हैं तो एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सेंटर के अंदर मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है? क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी सेंट्रल प्लेस रखता है। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो स्मॉल वैक्यूल्स थे वो स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, और जिसकी वजह से जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल के बिटवीन आ जाता है, मतलब उसके दरमियान में आ जाता है बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी की तरफ पुश हो जाता है। सो अब हमने यहाँ न्यूक्लियस की प्लेस देखी कि न्यूक्लियस की प्लेस क्या थी यूकैरियोटिक सेल्स के, एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर। सो जो प्लांट सेल थे उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पोर्शन में होता है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस की जो साइट है वो कहाँ पे है, वो पेरीफेरी के ऊपर होती है, ठीक। पेरीफेरी क्या होता है? मीन टू से दैट जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास करीब होता है, ठीक है, पेरीफेरी एक कॉर्नर की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो वैक्यूल होता है वो दरमियान के अंदर आ जाता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? इन 1831 के अंदर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, ठीक, कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की तरफ, ठीक है, यानी कि इसकी डबल मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं कि किस तरह से डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, क्यों इसको कहा गया था न्यूक्लियस को। सबसे पहले जो हम देखते हैं जो न्यूक्लियस होते हैं ना, न्यूक्लियस के ऊपर एक इन्वेलप चढ़ा होता है, ठीक, जिसको हम कवर बोलते हैं। एक न्यूक्लियस इन्वेलप होता है और फिर एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो कंसिस्ट करता है दो चीज़ों के ऊपर, ठीक। वैसे जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ग्लैनुलर फ्लूइड टाइप होता है, मतलब कि जो प्लाज्म का मैंने आपको मतलब बताया था कि प्लाज्मा, और इसका मतलब होता है फ्लूइड। सो यानी कि प्लाज्मा मतलब होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड टाइप होता है, मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूक्लियस है ना, ये इसका होल स्ट्रक्चर है। सो ये जो होल स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर की पिंक कलर की सरफेस है, ये क्या है? ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। और जो ब्लू कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है, इस ब्लू कलर के मटेरियल को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, कि ये जो है ये एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक, यानी कि फ्लूइड टाइप मटेरियल जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अगर हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो फर्दर कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स के ऊपर। एक है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, ए फर्स्ट इज़ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस एंड द सेकंड वन इज़ द क्रोमोसोम्स, ठीक। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता है, लेकिन अब अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें, पोर से देखें, तो इसके अंदर हमें छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है? बेसिकली ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर के इन्वेलप के ऊपर पाए जाते हैं, और इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये एक सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, कि सेमी परमिएबिलिटी शो करते हैं, कि ये सब्सटेंस को इन एंड आउट करने में मदद देते हैं, यानी कि ये मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, कि जो कुछ केमिकल्स होते हैं इनसाइड जाते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो आउटसाइड जाते हैं। सो जो केमिकल्स का जो एक्सचेंज है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है? वो इन दीज पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इन पोर्स के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल होता है उनका एक्सचेंज हो रहा होता है। और ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं ये फिर न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं ये फिर दो तरह के होते हैं, एक हो जाते हैं कनेक्टेड और दूसरे होते हैं डिसकनेक्टेड। खैर ये चीज़ अलग है, ये आप अपनी फर्दर क्लासेस हायर क्लासेस के अंदर जाकर स्टडी करेंगे न्यूक्लियर पोर्स के बारे में मजीद। बस न्यूक्लियर पोर्स का मेन फंक्शन यही है कि ये सेमी परमेबिलिटी शो करता है, और ये मटेरियल को एक्सचेंज करने में और केमिकल्स को एक्सचेंज करने में, इन एंड आउट जाने के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक, सिलेक्टिव चीज़ों को। नेक्स्ट हम वापस आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ, और नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम्स, कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स क्या होता है। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट होता है, ठीक, और ये न्यूक्लियोलस वो साइट होती है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, ठीक। मीन टू से दैट कि राइबोसोमल आरएनए का बनना ये कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए का बनना और फिर उसका राइबोसोम्स के साथ कनेक्ट हो जाना, ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, ठीक। न्यूक्लियोलस के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कहाँ होती है? वो राइबोसोम्स के अंदर होती है, ठीक। क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और वो जो प्रोटीन होता है फिर वो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक। सो जो न्यूक्लियस होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है?
कि वो डार्क स्पॉट होता है और वो कनेक्ट हो जाता है विद राइबोसोमल आरएनए के साथ। फर्दर अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम क्या होते हैं स्टूडेंट? जो क्रोमोसोम होते हैं ना, बेसिकली क्रोमोसोम, वैसे हमने जब स्टडी किया था, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं, ठीक। लेकिन जब हम इंटरफेस की बात करते हैं, सेल जब डिवाइडिंग फेज़ के अंदर होता है, इनके इंटरफेस के अंदर होता है, तो इंटरफेस के अंदर जो उसकी एस फेज़ होती है, उस एस फेज़ के अंदर सेल जो होता है वो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक। जब सेल के क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे होते हैं, सो इंटरफेस की एस फेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन मटीरियल से चेंज होकर क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब कि पहले ये क्या थे, क्रोमैटिन थे, फिर ये क्रोमैटिन क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब कि क्या था कि सेल इस टाइम पे डिवाइड हो रहा होता है, तो सेल जब डिवाइडिंग फेज़ के अंदर होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाते हैं। आई नो कि यहाँ पे इस बात को अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, चैप्टर वही है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे भी आप बात को समझें कि जो बात की गई है यहाँ पे क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कब होती है? सेल डिवीजन होती है जब इंटरफेज़ होता है सेल का। सेल के इंटरफेज़ की 3 फेजेज़ है, एक है G1 फेज़, G0 फेज़ एंड थर्ड इज़ दी S फेज़। जो S फेज़ होती है ना, S फेज़ के अंदर क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे होते हैं। जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो क्रोमोसोम पहले क्रोमैटिन फॉर्म में होते हैं, सो जब उन्होंने डिवाइड होना होता है इस फेज़ के अंदर, तो फिर वो क्रोमैटिन मटीरियल किस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, अपने क्रोमोसोम की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। वो सेल की डिवाइडिंग फेज़ होती है, और इसी डिवाइडिंग फेज़ के अंदर जो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, इंशाल्लाह आपको भी समझ आई होगी ज़रूर। नेक्स्ट जो क्रोमोसोम होता है फिर वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट होता है एक प्रोटीन और सेकंड इज़ अ डीएनए। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी किसके ऊपर होती है? डीएनए के ऊपर मौजूद होती है। सो स्टूडेंट, जो क्रोमोसोम होता है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्दर एक प्रोटीन से मिलकर बनता है एंड सेकेंड इज़ द डीएनए से मिलकर बनता है, ठीक। ये छोटा सा स्ट्रक्चर था अबाउट न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो हमने ये पहले ही बताया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ये जितनी भी हमने चीज़ें स्टडी की हैं ये सारी हमने किसके अंदर देखी हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखी हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमने न्यूक्लियस की प्लेस देखी कि उसकी प्लेस क्या थी। जो एनिमल सेल्स थे उनके अंदर जो न्यूक्लियस था वो टूवर्ड्स जो था सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो टूवर्ड्स पेरीफेरी होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद हमने उसके अंदर मेजर कुछ स्ट्रक्चर स्टडी किए। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था वो था न्यूक्लियर इन्वेलप, कि न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है। देन हमने न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, और फिर हमने स्टडी किया अबाउट न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोप्लाज्म थे वो उसमें 2 चीज़ें आई थी, एक न्यूक्लियोलस एंड द सेकंड वन इज़ द क्रोमोसोम था। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया है ये किसके अंदर था? ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल प्रोकैरियोट से एक अलग चीज़ हो जाती है क्योंकि उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस, और ये एज एन लॉन्ग क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम्स में आता होता है फ्रॉम चैप्टर 4। सो मैंने कोशिश की अपना बेस्ट देने की, आप भी कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।